Bismillahirrahmanirrahim. Um, we will continue our discussion on writing equations and formula in MS Word. This is part 3 in continuation of the previous two videos. अच्छा, according to the promise, as per my promise, मैंने last video में आपको बताया था कि हमने रिग्रेशन अगर एस्टिमेट की है या रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट किया है, जैसे गार्च हमने किया था, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और ये बताया था कि सिंपल एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और गार्च मॉडल जिसमें दो इक्वेशन एस्टिमेट होती हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस मेजरमेंट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अब मेजरमेंट ऑफ एरिया अंडर द कर्व, इसके इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सरप्लस बहुत कॉमनली नोन अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, जिसको कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करने के लिए एरिया अंडर द डिमांड कर्व हम करते हैं। तो एरिया अंडर द डिमांड कर्व, अगर एक पॉइंट ऑफ प्राइस और क्वांटिटी लें तो वो टोटल रेवेन्यू आ जाती है। अगर उस टोटल रेवेन्यू को हमने फाइंड करना हो तो जाहिर है कि उसका तरीका क्या है, हम इंटीग्रेशन फंक्शन जो है हम यूज करते हैं। तो और इंटीग्रेशन फंक्शन भी हम लिमिट के साथ यूज करते हैं, क्योंकि जीरो से जिस क्वांटिटी परचेज तक हमने जाना हो उसकी वैल्यू हमें देनी होती है, यानी लोअर लिमिट वैल्यू और अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट वैल्यू हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू असाइन करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस और इसका एक बेहतरीन जो एप्लीकेशन है, जो यूज है कंज्यूमर सरप्लस की कैलकुलेशन का, वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पहले कंज्यूमर सरप्लस में आपको बता दूं। The price, the difference of the price which consumer is willing to pay and the price which consumer actually pays, rather than doing without it. तो ये कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन हम करते हैं। तो आमतौर पे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर्स और सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है उसको भी कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जब एक मोनोपोलिस्ट जो है अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट प्राइसिंग के ऊपर सेल करता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये इकोनॉमिक्स के जब लेक्चर में स्टार्ट करूंगा तो उसमें फिर इसकी डिटेल में जाएंगे। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कंज्यूमर सरप्लस हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे, क्या मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज करते हैं। और परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जब मोनोपोलिस्ट अपना हर यूनिट एक डिफरेंट प्राइस के ऊपर, ऐसी प्राइस जो उसको पता हो कि कंज्यूमर इस पे परचेज कर लेगा, ही इज विलिंग टू पे, तो हर इंडिविजुअल यूनिट वो हर डिफरेंट प्राइस के ऊपर सेल करे और इस तरीके से उसका प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे हो जाए। तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब ये रेवेन्यू जो है वो एरिया अंडर द कर्व है। तो ये दोनों चीजें, यानी कंज्यूमर सरप्लस प्लस ये परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी एरिया अंडर द डिमांड कर्व जो कि टोटल रेवेन्यू कहलाता है, और फिर माइनस कॉस्ट जो कि डिफरेंस ऑफ द टू इज प्रॉफिट। तो लिहाजा मैं आज की इस वीडियो में आपको यही करके दिखाने लगा हूँ। तो देखते हैं, व्यूअर आल्ट इक्वल टू, और हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को हम पाई से शो करते हैं, तो बैक स्लैश पी आई पाई स्पेस, और ये प्रॉफिट है इक्वल टू, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन है क्योंकि हमने एरिया अंडर द डिमांड कर्व जिसको टोटल रेवेन्यू हम कहेंगे, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो मैं इसको ये बैक स्लैश आई एन टी और ये स्पेस बार, और अगर डबल इंटीग्रेशन लगानी हो, कभी जरूरत हो स्टैट्स में, एडवांस जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं, तो आप आई आई एन टी आप टाइप करके स्पेस बार दबाएंगे तो वो आ जाएगा। और अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन साइन करना है तो आप आई 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 एन टी, यानी 3 दफा आई उसके बाद एन टी आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। और ये इसकी लिमिट लगाने का क्या तरीका है? अंडरस्कोर, और लोअर लिमिट जो है वो मेरी 0 है, और
अपर जो है मैक्सिमम जो है वो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी एक्चुअल परचेज होती है। तो मैं ये इसको करके इस तरह से क्यू क्यू कैन बी एनी नंबर 10, 20, 30, लेकिन क्योंकि हम एक्सट्रीम केस ले रहे हैं जो कि है परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का, तो मैंने क्यू लिखा है। तो क्यू यानी ऑल द क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी सोल्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो स्पेस बार और उसके बाद ये जगह बन जाती है। अब यहाँ पे हम डिमांड फंक्शन लिखते हैं एफ, और इसको ब्रैकेट में लगा के क्यू स्कोर, और इसके बाद आपको पता है इंटीग्रेशन के लिए हमें डी क्यू लिखना होता है। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दोनों जो हैं वो, यानी ये पी फंक्शन ऑफ क्यू है बेसिकली, पी फंक्शन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ये डिमांड फंक्शन है, और ये इसकी जनरल फॉर्मेट है। ये कॉस्ट है और ये टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू यानी जीरो से लेकर तमाम क्वांटिटी तक ऑल सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट यूजिंग फुल डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट एज ए मोनोपोलिस्ट। उसके बाद अब जाहिर है कि इसको हमने सॉल्व करना है, यानी ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है, और फिर ऑप्टिमम प्रॉफिट भी निकालना होता है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या होता है इसका, अगेन ऑल्ट इक्वल, और फिर ये मैंने लिखना है डेरिवेटिव। तो मैं ये जो है फॉरवर्ड स्लैश और फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है क्या, डी क्यू, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये फुल डेरिवेटिव यानी डी, और प्रॉफिट यानी बैक स्लैश पाई, और नीचे डी क्यू। और अगर पार्शल लिखना हो तो आप यहाँ इसकी जगह आप पार्शल लिख देंगे। पार्शल लिखने का बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर पार्शल डेरिवेटिव, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू, तो इसलिए हम डी क्यू लिख रहे हैं। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर हमें लिखना होता है पार्शल। तो उसका क्या है, PARTIAL, पार्शल। तो ये करली आ जाएगा, करली साइन जो है वो पार्शल डेरिवेटिव की निशानी है। तो हम यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है। तो इक्वल टू, अब यहाँ पे जाहिर है कि जब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद विच इज एक्चुअली दी रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा वही डिमांड फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस इसका जो है वो आ जाएगा आपका सी प्राइम क्यू, यानी डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। तो बहुत आसान है, सी, और यहाँ पे मैं PRIM लिखूंगा, स्पेस बार, और उसके बाद ये क्यू, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। तो इसको हम इक्वल टू 0, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, फिर जो है इसको सॉल्व करना होता है। अगर आप सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी इस पे लगाना चाहें तो ये बहुत आसान है। इसके दो तरीके हैं, या तो दोबारा से टाइप करें, या फिर एक दफा जब आपने इक्वेशन लिख दी है तो कंट्रोल C करके एंड, और ये इसको यहाँ पे आप कंट्रोल V करके, और फिर इक्वेशन एडिटर में इसको खोल के इसकी आप एडिटिंग कर लें। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए जाहिर है यहाँ पे D2 याद रखें। अच्छा, मैं एक और भी एक कंसेप्चुअल चीज भी आपसे यहाँ जिक्र करूंगा, जो खैर मैं एक्सप्लेन तो आप किसी और से या किताब से, लेकिन मैं क्वेश्चन एक रेस करूंगा। यहाँ पे मैंने रेस टू पावर 2 किया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे DQ2 आप अपने आप से या जिससे भी आप मैथ पढ़ रहे हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ये यहाँ पे D2 लिखते हैं और यहाँ पे Q के ऊपर 2 लिखते हैं, तो इसकी वजह क्या है, तो ये एक जैसे क्यों नहीं है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं है पाई के ऊपर। ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, तो ये आप खुद इसको देखिएगा। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ पे हम प्राइम, तो ये इसका अब ये एक प्राइम लगा हुआ है और एक जो है हमने और लगाना है, तो बैक स्लैश PRIM, तो बैक स्लैश करके जब भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू जो है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
शुड बी लेस देन के साइन जो है वो यहाँ ये ऊपर भी शो होते हैं। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं या यहाँ से ऐसे करके इसको प्योर मैथमेटिक ये बेसिक मैथ के फंक्शन में ये आपको लेस देन ग्रेटर देन सारे नजर आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कीबोर्ड में भी होता है तो आप बजाय उधर तलाश करने के आप यहाँ पे ये लेस देन ग्रेटर देन वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है ये इसको ये लेस देन 0 तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब अगर हमने कोई डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है तो मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल एंड कंट्रोल वी करके तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा अगर डिमांड फंक्शन है 100 माइनस 4q, ये है 100 माइनस 4q, तो ये मैं इसको ब्रैकेट लगा के ये सॉरी ये डी क्यू जरूर लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन की ये रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पे अगर कॉस्ट फंक्शन मेरे पास है 50 प्लस 20q, 50 प्लस 20q, तो इसको हम ये इसको भी ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस साइन दोनों के साथ है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इट इज हेल्पफुल। बाकी तो सोल्यूशन ही है, वो जाहिर है कि वो तो मैथमेटिक्स आपने सॉल्व करना है, मैं तो आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ। तो मैंने ये जो इक्वेशन है ये जब परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मॉडल हो तो ये ब्रैकेट के अंदर डिमांड फंक्शन है यानी प्राइस की वैल्यू है P इज इक्वल टू 100 माइनस 4q। मैं इसका रेफरेंस बता दूं, ये मैंने एक बहुत ही क्लासिक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर, एंडरसन एंड क्वान, उसके पेज नंबर 184 पे ये मॉडल दिया हुआ है तो मैंने ये वहां से देखकर लिखा है। तो ज़ाहिर है लिखना तो खुद ही होता है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। और अगर आप मजीद कोई इक्वेशन सीखना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स में हैं, सोशल साइंसेज में हैं, फाइनेंस में हैं, कहीं भी, अच्छा फाइनेंस में ये कहाँ पे यूज होगा, इकोनॉमिक्स में तो चलो ये कंज्यूमर सरप्लस वगैरह में आ जाता है, या एरिया अंडर द डिमांड कर्व, या कोई और प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह निकालना हो तो उसमें तो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस में, तो फाइनेंस में आमतौर पे ये जितने आपके कैपिटल स्ट्रक्चर मॉडल्स हैं उसके अंदर जहां भी जरूरत हो आप इसका निकाल सकते हैं। टोटल एसेट की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तब भी हम ये कर सकते हैं। तो जो चीज एक डिसिप्लिन के अंदर यूज हो सकती है वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर उसको यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये एक गलती, सॉरी मैं ये ठीक कर दूं, ये एक गलती जो है ये कैसे हो गई, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, वरना ये रिकॉर्डिंग में ही रह जाती, मेरी नजर पड़ गई। ये सी और इसको हम लेंगे सी प्राइम, PRIM प्राइम, और फिर प्राइम दोबारा भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल, तो डबल प्राइम हो गया। और यहाँ पे ये हमारा ये है जी क्यू, सॉरी ये एरर था जो मैंने ठीक कर दिया है, वो उसके सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है। अच्छा यहाँ भी ये किया हुआ है, ओहो हो, ये भी यहाँ पे भी सॉरी, इसको भी करेक्ट कर लें, ये क्यू है। ठीक है, आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ये हमारा पार्ट 3 था। तो इक्वेशन में बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको फंक्शंस, नोटेशंस, लेटर्स, कहाँ से इक्वेशन आती है, क्या शॉर्टकट है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि आपको जिन चीज़ों की समझ होनी चाहिए वो ये है कि आपको बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और इन चीज़ों का पता हो तो आप बड़ी आसानी से ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स का पता होना ज़रूरी है, ये मैंने बताया भी था आपको शुरू में। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।